आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म विक्टोरियस एजुकेशन एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस पर। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं, आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश में वन संसाधन। तो आज हम वनों का वर्गीकरण और बाकी चीज़ें जो हमारे एग्जाम के लिए ज़रूरी है वो सब पढ़ने वाले हैं। तो वनों के वर्गीकरण में हम जलवायु के आधार पर, प्रशासन के आधार पर, प्रजातियों के आधार पर, प्रादेशिक आधार पर और वन विभाग के आधार पर पढ़ने वाले हैं। तो पहले ओवरव्यू देख लेते हैं। तो ये अगर जलवायु के आधार पर हम बात करें कि भाई जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश में कितने वन है, तो 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। जो नीचे वाला बेल्ट है जहाँ पर ज्यादा वर्षा होती है वहां पर उष्ण कटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन, मतलब आधे पत्ते झड़ते हैं जब बारिश नहीं होती है। उष्ण कटिपर्णपाती वन मतलब ये साल भर में एक बार मतलब इनकी पत्तियां झड़ जाती हैं। उष्ण कटिबंधीय शुष्क कटीले वन क्योंकि यहाँ पर बारिश कम होती है इस कारण। मध्य प्रदेश को वनों का राज्य कहा जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा वन हमारे मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। अब देखो हम सबसे पहले बात करेंगे उष्ण कटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन की। तो मैं नीचे जा रही हूँ क्योंकि मेरे को पहले ये वाला पढ़ना है। उष्ण कटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन। अब आवश्यक वर्षा हम लोग जलवायु पढ़ा है हमने ना। तो 100 से 150 सेंटीमीटर जो है हमारा आवश्यक वर्षा होती है। इस वन की आधी प्रजाति के वृक्ष वसंत आगमन पर पतझड़ प्रक्रिया में भाग लेते हैं। मतलब जब वसंत आता है ना तो आधी प्रजाति ऐसी होती है जो अपने पत्ते झड़ाती हैं। पूरी तरीके से पत्ते नहीं झड़ते। इसमें जरूरी है साल, बांस, महुआ, सागौन, शीशम और हर्रा, क्योंकि हमसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा अर्धपर्णपाती वृक्ष नहीं है। तो साल, बांस, महुआ, सागौन और शीशम, हर्रा है। पूर्वी मध्य प्रदेश, बालाघाट, अनूपपुर, शहडोल हम देख ही चुके हैं कौन सा एरिया आता है। दूसरा हम पूर्णतः पर्णपाती यानी ये वाला एरिया जो है वो देख लेते हैं। उष्ण कटी पर्णपाती वन वर्षा हमको पता ही है 75 से 100 होगी। सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाने वाले वन है ये। इस वन की सभी वृक्षों की प्रजातियां पतझड़ प्रक्रिया में भाग लेती हैं। इसमें सागौन, शीशम, नीम और पीपल आते हैं। अब क्षेत्र कौन सा है? होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, सागर आदि। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश देवारण्य योजना की, तो मध्य प्रदेश में आयुष को बढ़ावा देने और उसे रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार ने देवारण्य योजना बनाई है। अब मतलब क्या हुआ कि भैया हमको क्या करना है, जो आयुष को बढ़ावा देना, आयुष समझते हो आप? आयुर्वेद, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, इसके बाद में फिर एस स्टैंड फॉर सिद्धा एंड इसके बाद में फिर जो है आयुष, एच स्टैंड फॉर होम्योपैथी। तो जो है हम मतलब इसको बढ़ावा देना है हमको। ये सारी जो पद्धतियां हैं पुरानी मेडिकल की पद्धतियां हैं, इनको बढ़ावा देने और उसको रोजगार से हम जोड़ दें, तो इसके लिए देवारण्य योजना चलाई जा रही है। प्रदेश में देवारण्य योजना के माध्यम से आयुष औषधियों के उत्पादन की एक पूरी वैल्यू चेन का निर्माण किया जाएगा। अब इससे क्या होगा देवारण्य योजना से कि एक वैल्यू चेन बना दी जाएगी, जैसे कोल्ड स्टोरेज हो गए, उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसा होगा, तो ये सारी चीजें की जाएगी। अब हम ऊपर वाला जो क्षेत्र है जहाँ पर 50 से 75% तक वर्षा हो रही है, उसमें कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो खेर, बम्बुल, पलाश, जिसमें ज्यादातर कटीले वन मान लीजिए, जिसमें कांटे होते हैं। मुरैना, ग्वालियर, रतलाम, मंदसौर, ये वन कम वर्षा प्राप्ति के कारण कांटेदार और छोटी पत्ती वाले होते हैं। ठीक है, चलिए हमने जलवायु के आधार पर देख लिया। अब आता है प्रशासन के आधार पर। सिनॉप्सिस में लिखने से लेकर जो भी चीज याद ना रहे कि भाई मुझे ये चीज याद नहीं रहेगी चाहे जो भी हो जाए, तो वो सिनॉप्सिस में लिखना है। स्पेशली ये जो डाटा हम देखेंगे अभी आरक्षित वन, संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन के, तो ये चीजें आप लिखते रहिएगा। प्रशासन के आधार पर अगर मैं बात करूँ तो कुल 100% हमारे पास है वन। उसमें जो 65% वन है वो रिजर्व्ड है। मतलब इनको रिजर्व कर लिया गया है सरकार के द्वारा। कुछ प्रोटेक्टेड है, ठीक है, जिनमें कुछ कम मात्रा में नियंत्रण होगा 32.8%, और 1.8% अवर्गीकृत है। मतलब इनको वर्गीकृत ही नहीं किया गया है, ये ओपन है, कुछ भी आप करो उसमें कोई मतलब नहीं है हमको। तो 65.4%, 32.8% और 1.8%। ठीक है, ये अपने सिनॉप्सिस में लिख लीजिए कि 65.4, 65.4, 32.8, 32.8, 1.8, 1.8। ठीक है। प्रशासन के नियंत्रण की बात करो तो यहाँ पे पूर्ण नियंत्रण होगा, सामान्य कोई नियंत्रण नहीं। वन कटाव, यहाँ पर बिल्कुल आप वन नहीं काट सकते। सामान्य प्रतिबंध कि भैया वहां पर जो लोग रह रहे हैं वो लकड़ियों के लिए या फिर किसी और अन्य कारणों के लिए काट सकते हैं, यहाँ पे कोई प्रतिबंध नहीं। अत्यधिक कठोर प्रावधान होते हैं, दंड आपको अगर आपने यहाँ पे कुछ भी गतिविधि ऐसी करी जो कि दंडनीय है तो आपको बहुत कठोर दंड मिलेगा। सामान्य दंड, यहाँ पर कोई प्रावधान नहीं है। सर्वाधिक वन की बात करो तो खंडवा वन वृत्त में है, और जो संरक्षित वन है उसका सबसे ज्यादा वन पाया जाता है छतरपुर में। सिमिलरली न्यूनतम वन इन दोनों का एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, तो छतरपुर, खंडवा।
जिले के अनुसार देखो ये चीज याद करने में अच्छा रहता है कि खंडवा छतरपुर, यहाँ पे आप रिजर्व लिखो, यहाँ पे प्रोटेक्टेड लिखो, याद रख लो खंडवा छतरपुर, छतरपुर खंडवा, ठीक है। जिले के अनुसार सर्वाधिक आरक्षित वन उज्जैन में। अगर हम बात करें रिजर्व फॉरेस्ट की जिले के अनुसार, तो उज्जैन में सबसे ज्यादा रिजर्व फॉरेस्ट पाए जाते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की, तो राजगढ़ जिले में सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट पाए जाते हैं। जिले के अनुसार न्यूनतम आरक्षित वन राजगढ़ में, वही राजगढ़ उज्जैन, वही फिर से एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। उज्जैन राजगढ़ याद रखा मैंने, वो राजगढ़ उज्जैन हो जाएगा, ठीक है। सतपुड़ा विंध्याचल वन पेटी के जिलों में आरक्षित वनों का अनुपात अधिक है। जो सतपुड़ा विंध्याचल है, जैसे हमने ये पढ़ा था, जो सतपुड़ा, ये विंध्याचल, ये सतपुड़ा की जो पेटी है, उसमें आरक्षित वनों का अनुपात अधिक है। मध्य भारत पठार और बुंदेलखंड में आरक्षित, नॉर्मल सी बात है कि जो मध्य भारत है और जो बुंदेलखंड है, यहाँ पे बारिश कम हो रही है, तो यहाँ पे वनों का प्रतिशत कम ही होगा। अब एक चीज हमने काम की बात देख लेते हैं कि संरक्षित वनों का वितरण आरक्षित वनों के वितरण का पूरक होता है। जहां आरक्षित वनों का हिस्सा कम होता है, वहां संरक्षित वनों का, हम देख ही चुके हैं ये बात तो। प्रजातियों के आधार पर बताओ, सागौन, साल और मिश्रित। सागौन साल इंपॉर्टेंट क्यों है, तो उसका कारण भी हम देख लेते हैं कि जो सागौन है वो 18,332 एरिया में पाया जाता है, और ये 19.36% है, लगभग 20%। हमारे एमपी में जितने प्रजातियां हैं वृक्षों की, उसमें अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा किसका है, सबसे ज्यादा हमारे सागौन का ही है, 19.36%। साल की अगर मैं बात करूं तो 4.15%, जो कि 3,932 आता है। मिश्रित की बात करूं तो 55,436, रिक्त की 19,989। ठीक है, अब मेरे को कितना क्या याद रखना है, मेरे को ये प्रतिशत याद रखना है। ये इतना जरूरी नहीं, याद ना रहे तो भी एक ओवरव्यू हमको हो गया कि सागौन 18,332 है, 3932 जो है साल हो जाएगा, 55,436 और 19,989, ठीक है। तो हमने एक ओवरव्यू देख लिया, अगर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं सिनॉप्सिस में, लेकिन ये ज्यादा जरूरी है कि 19.36%, 20% सागौन है, साल 4.15 है, फिर बाकी जितना बचा हुआ है वो मिश्रित और रिक्त में आ जाएगा, तो ये दोनों ऊपर वाले ज्यादा जरूरी है। चलिए, हाँ हाँ, कभी ये भी पूछा जा सकता है कहीं कहीं कि 18% खुला क्षेत्र कितना है, तो वो 18% है, बाकी बचा हुआ 49% मिश्रित या अन्य वनों में आ जाता है। सागौन वृक्ष की अगर डिस्क्रिप्शन की मैं बात कर लूँ, तो इसका वानस्पतिक नाम टेक्टोना ग्रांडिस है। भारत में सर्वाधिक सागौन के वृक्ष हमारे मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में सागौन कुल वन क्षेत्र का 19.36% पाया जाता है, पढ़ चुके हम। सागौन वन बालाघाट, मंडला, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा जिले में पाया जाता है। मतलब ये रहा हमारा एमपी, तो ये वाला जो बेल्ट है, ये वाला बेल्ट, यहाँ पे सागौन सबसे ज्यादा हमको मिलने वाला है, ये वाले एरिया में, ठीक है। चलिए, साल वन की बात कर लेते हैं, तो इसका वानस्पतिक नाम सोरिया रोबस्टा है। मध्य प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का 4.15% भाग पर साल वन पाए जाते हैं। पुराने आंकड़ों में साल वनों का प्रतिशत 16.5% था, ठीक है। साल वन मंडला, बालाघाट, उमरिया, सीधी, शहडोल में अपना विस्तार रखते हैं, ठीक है। तो ये वही वाला एरिया थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा इस तरीके से, सीडी शहडोल भी इसमें आ जाएगा, ठीक है। ओके, हो गया हमारा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, मिश्रित वनों की देख लेते हैं। तो इसमें 2% दे रखे हैं कि 4.15% अभी का, और कुछ पुराने आंकड़ों में 16.5 दे रखा था। मिश्रित वन की बात करूँ तो ये वन मुख्यतः तेंदू, महुआ, पलाश, बम्बुल, खेर आदि वनोपज पैदा करते हैं। ये वन मुख्यतः बालाघाट, होशंगाबाद, मंडला और छिंदवाड़ा जिलों में पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए, हमारा प्रजाति के आधार पर भी हो गया। अब हम प्रादेशिक आधार पर अगर देखें, तो सतपुड़ा, मैकाल, बघेलखंड पठार, विंध्याचल श्रेणी, पन्ना विंध्याचल श्रेणी, मुरैना, श्योपुर पठार। अब क्या करूंगी, मैं एक बनाऊंगी मैप, और आपको चारों एरिया पहले दिखा देती हूँ। देखो, पहला सतपुड़ा, मैकाल और बघेलखंड पठार, तो ये वाला एरिया, ठीक है। ये वाले बेल्ट हम पढ़ेंगे, पढ़ी लू के साथ में, चलो ठीक है। वनों की दृष्टि से सर्वाधिक विस्तृत है, हमको पता है, नर्मदा सोन घाटियों के दक्षिण में और पूर्व में सीधी जिले तक है, ठीक है। सागौन, हर्रा, महुआ, बांस यहाँ पे पाए जाते हैं। ये प्रादेशिक यानी रीजन के आधार पर। विंध्याचल मतलब ये वाला एरिया देख लेते हैं हम लोग। तो विंध्याचल की बात करूँ तो यह वन पेटी नर्मदा सोन घाटियों के उत्तर और मालवा पठार की दक्षिण सीमा पर फैली हुई है। यह वन पेटी रायसेन, सिलवानी, भांडर पठार क्षेत्र में काफी अधिक चौड़ी है, मतलब ये इधर इधर जाते जाते तो चौड़ी हो जाती है। अब इसके पूर्वी छोर पर कैमूर के वन स्थित है, तेंदुपत्ता, शीशम इसमें आदि आए जाते हैं।
पन्ना विंध्याचल शनी जो ऊपर वाला क्षेत्र हो गया यहाँ पे। तो इस पेटी का जो विस्तार है वो सागर, दमोह, बिजावर, पहाड़ी और पन्ना तक है। तेंदुपत्ता, शीशम, पीपल इसमें आते हैं। अब आता है मुरैना, श्योपुर, ये ऊपर वाला बेल्ट। तो इस पेटी का विस्तार मुरैना, शिवपुरी, चंबल क्षेत्र तक है। अत्यधिक मानवीय व्यवधान के कारण इस पेटी के वन खराब हो गए हैं। यहाँ कटीले वन सर्वाधिक मिलते हैं। बमूल, पलाश, बेर, खेर आदि इसमें आते हैं। अब सघनता क्या था? सघनता यानी मतलब कितने पास पास है वन, दूर दूर है, पास पास है। तो अल्प वन क्षेत्र, मध्यम वन क्षेत्र, सघन वन क्षेत्र। अब देखो ये वाले एरिया में नॉर्मल सी बात है सघन वन होंगे क्योंकि बारिश ज्यादा हो रही है। ठीक है, इसमें सागौन, बांस, साल, साज, हर्रा, महुआ, ये लिख लो यार। देखो एक बार ना ये लिख लो, आपको याद रहेगा कि भैया यहाँ पे सागौन हो गया, बांस हो गया, साल, साज, हर्रा, महुआ पाए जाते हैं। मध्यम वन क्षेत्र ये वाला जो बेल्ट हो गया, तो इसमें क्या होता है, खेर, आम आदि वृक्ष पाए जाते हैं। तेंदुपत्ता हो गया। ये वाला जो क्षेत्र है अल्प है, यहाँ पे बम्बूल, खेर, पलाश, नीम आदि पाए जाते हैं। वन क्षेत्र के अंतर्गत सबसे ज्यादा मध्यम घने जंगल है। मतलब अगर हम बात करें इन तीनों में, सघन, मध्यम और अल्प में, तो सबसे ज्यादा मध्यम घने जंगल है हमारे मध्य प्रदेश में। चलिए अब आ गए हम लोग यहाँ पर। तो हेरी जॉर्ज चैंपियन और एस के सेठ ने क्या करा है? हेरी जॉर्ज चैंपियन और एस के सेठ ने क्या करा? मध्य प्रदेश के वनों को बांटा 4 क्षेत्रों में। पहला है ट्रॉपिकल ह्यूमिड डेसिडियस फॉरेस्ट, दूसरा है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, थॉर्न फॉरेस्ट और सब अल्पाइन माउंटेन फॉरेस्ट। अब देखो ह्यूमिड डेसिडियस फॉरेस्ट हमने जो नहीं पढ़ा था कि भैया हाफ डेसिडियस फॉरेस्ट जो कि आधा डेसिडियस फॉरेस्ट था, नीचे नीचे वाला क्षेत्र जो पढ़ा था हमने, तो दूसरे सर्वाधिक पाए जाते हैं। सर्वाधिक ड्राई डेसिडुअस हमने पढ़ के आए थे, फुल डेसिडुअस जो कि साल भर में पत्तियां गिरा देते हैं, वही सेम चीजें इसमें भी। कटीले वन वही चंबल घाटी हमारी, कम झाड़ियां और अधिक होती है। सब अल्पाइन माउंटेन एक एक्स्ट्रा आ गया जो कि पंचमढ़ी क्षेत्र, क्योंकि ऊंचाई पर ही है इसलिए सीमित क्षेत्र में पाए जाने वाले वन ये हैं। वन विभाग के आधार पर अगर वनों को वर्गीकरण देखें तो अति सघन, मध्यम सघन, खुला वन, वही सारी चीजें कि भैया जहाँ पर जो वन ऐसे वन जहाँ पेड़ कैनोपी का घनत्व 70% हो उन्हें सघन वन कहते हैं। जो मतलब पेड़ की कैनोपी है, कैनोपी मतलब जैसे ये वृक्ष है, ठीक है, ये वृक्ष है, तो इसका जो एरिया जो नीचे आ रहा है इसी कैनोपी में, तो उसे कहा जाता है कैनोपी। मतलब दूसरा पेड़ आया तो इनका कैनोपी मतलब प्रकाश नहीं जा पा रहा है नीचे वैसे, तो जिनका कैनोपी 70% हो उन्हें सघन वन कहते हैं। यहाँ पे लिख लेना, ये 70% जरूरी है, रुकिएगा, ठीक है, 70% वन रुकिएगा। मध्य प्रदेश के कुल वन क्षेत्र में 76 वर्ग किलोमीटर 2.17% पर अति सघन वन पाए जाते हैं। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट की बात करूं तो 40 से 70% के मध्य इनकी कैनोपी होती है, और ये 34 एक वर्ग किलोमीटर में 11.14% भाग पर ये पाए जाते हैं। लिखते चलना जरूरी, याद ना रहे आपको। ऐसे वन जहाँ पेड़ कैनोपी का घनत्व 10% से अधिक हो उन्हें खुला वन कहा जाता है। इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है, सिर्फ पढ़ना है और रटना है, क्योंकि यहाँ पर फैक्ट है, फैक्ट को रटना ही होता है। फैक्ट को या तो आप ट्रिक से याद कर लो या फिर रट लो, तो ये चीजें रटने वाली होती हैं। इसमें अब क्या ही ट्रिक बता दूंगी मैं। मध्य प्रदेश के 46.5 क्षेत्र पर खुले वन पाए जाते हैं। 10% से कम कैनोपी घनत्व वाले पेड़ पौधों को झाड़ियों के अंतर्गत रखा जाता है। अब मध्य प्रदेश में वनों का सघनता के अनुसार क्षेत्रफल 2017-18 के अनुसार अगर हम देखें तो भारतीय वन संरक्षण 2019 की रिपोर्ट के अनुसार, हालांकि 2023 की भी आ चुकी है तो हमको वो पढ़ना चाहिए, वही वाली पढ़ना चाहिए, लेकिन एक बार ये पढ़ा देती हूँ। देखिए रुकिए, मैं नीचे देख लेती हूँ क्या दिया है नीचे। तो ये हम वन उत्पाद पढ़ेंगे आज के वीडियो में, और इसके बाद हम 15 मिनट का वीडियो आज का मैं बनाऊंगी। क्यों बनाऊंगी कम? क्योंकि मैं आप लोगों के लिए जो है इतिहास की वीडियो रेडी कर रही हूँ, और उसमें मुझे ज्यादा समय जा रहा है अभी, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि परीक्षा था हम विद इन टाइम मिनट कंप्लीट कर दें। क्योंकि जो बच्चा एमपीजी पढ़ रहा है, फिर चाहे वो एमपीपीएससी हो, एमपी कांस्टेबल से रिलेटेड एग्जाम दे रहा हो, एमपीएसआई की एग्जाम दे रहा हो, और भी अगर जिसमें एमपीजी के पूछा जा रहा है, तो उस बच्चे को पूरी चीजें मिल जाए, उसको मतलब कहीं ना भटकना ना पड़े, सही दिशा में सही चीजें मिल जाए। तो इस कारण मेरा है कि मैं टाइम बाउंड मैनर में इसको कंप्लीट कर दूं। चलिए, तो अति सघन वन जो है इनके प्रतिशत हमको याद रखना है, ठीक है। तो ये 2.17% भाग पर पाया जाता है, और कुल वन क्षेत्र का प्रतिशत देखें तो 8.62। सामान्य सघन वन 44.32, 11.14। खुला वन 47.6, 11.83। और कुल वन अगर हम देखें तो 45.14 है।
झाड़ियों की अगर बात करूँ तो 1.95 यानी 2% भाग पर झाड़ियां पाई जाती हैं। अगर सागौन की बात करूँ, जिसको टीक भी कहा जाता है, सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाने वाले हैं। 1936% हम देख चुके हैं। अब ये जरूरी है कि बोरी घाटी जो हरदा होशंगाबाद वाला क्षेत्र है, वहां पर इनकी सर्वाधिक सघनता पाई जाती है। साल की बात करूँ तो दूसरे सर्वाधिक पाए जाते हैं 4.15% भाग पर, और पूर्वी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक ये पाए जाते हैं। बांस की बात करूँ तो इंदौर जिले का जो नौलखा वाला क्षेत्र है, वहां पर मध्य प्रदेश का पहला सरकारी बांस शोरूम स्थापित किया गया है। मतलब बांस से बना हुआ शोरूम। मध्य प्रदेश में बांस सर्वाधिक बालाघाट जिले में पाए जाते हैं। बांस की प्रजाति जो है बालकोना, सतना, उमरिया में पाई जाती है। मतलब बालक को सताओ नहीं, उसकी उम्र अभी छोटी है। ठीक है। बांस ट्रीटमेंट प्लांट सतना जिले में स्थापित किया गया है। जो बांस ट्रीटमेंट प्लांट है ना, बांस का ट्रीटमेंट किया जा रहा है सतना में। ठीक है, ये लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश राज्य बांस मिशन 3 जुलाई 2013। देखो डेट याद नहीं रहती ना, तो उसको ऐसे याद करो, 3/13/13, 3/7/13, 3/7/13 ऐसे याद कर लिया करो। 3/7/13 क्या है? बांस मिशन है। बांस मिशन 3/7/13। ठीक है। 15 जुलाई 2013 को मध्य प्रदेश बांस शिल्प विकास बोर्ड का गठन किया गया है। ठीक है, चलिए कर दिया गया। अब कुछ एक चीज यहाँ पे दे रखी है। सतना के सोनौरा गांव में बांस की उत्पादकता बढ़ाने के लिए यह प्रदेश का पहला बांस ट्रीटमेंट प्लांट है, हम लोग देख चुके हैं। तेंदुपत्ता की बात करूं तो मध्य प्रदेश का पहला ही स्थान है। तेंदुपत्ता का यूज बीड़ी में किया जाता है। सागर, जबलपुर, उमरिया में सर्वाधिक ये पाए जाते हैं। वानस्पतिक नाम डायोस्पाइरोस मेलानोक्सिलोन। इतना मत याद रखो भाई, नहीं याद रहेगा। मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता का वार्षिक उत्पादन जो है 25 लाख मानक बोरा है, जो देश के कुल तेंदुपत्ता का 25% है। ये याद कर लो कि मध्य प्रदेश में जो तेंदुपत्ता हो रहा है ना, वो देश का 25% हो रहा है। मध्य प्रदेश के तेंदुपत्ता के एक मानक बोरे में 50 पत्तों के 100 बंडल अर्थात कुल 50,000 पत्ते भरे जाते हैं। मध्य प्रदेश में लाख कीट संरक्षण केंद्र, लाख का एक कीड़ा आता है, तो ये पढ़ लो पहले। लाख कीट सर्वाधिक बेर, पलाश, कुसुम के वृक्षों में पर पाया जाता है। लाख एक कीड़ा होता है, लाख का कीड़ा, जिसका नाम है लेसिफर लक्खा। तो वो क्या करता है, वो मतलब लाख छोड़ता है, तो इस कारण जो है इसमें हम उसे चूड़ियां वगैरह बना सकते हैं। आपने देखा भी होगा, बहुत सारी रील्स चलती रहती है, उसके शॉर्ट्स चलते रहते हैं। उमरिया में लाख का सरकारी कारखाना है, और इसका चूड़ी उद्योग में किया जाता है उपयोग। लाख कीट संरक्षण केंद्र की स्थापना राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर में की गई है। खेर वृक्ष का यूज जो है कत्था बनाने में किया जाता है, और शिवपुरी मुरैना में कत्था बनाने का कारखाना भी है। हर्रा जो है वो छिंदवाड़ा मंडला क्षेत्रफल में पाया जाता है। हर्रा त्रिफला जो है, हर्रा, बहेड़ा और आंवला का मिश्रण है, जिसका उपयोग बड़े तौर पर जो है हमारा आयुर्वेद में किया जाता है। हम आपने देखा भी होगा, हर्रा त्रिफला चलती है हमारे पतंजलि की, रामदेव बाबा की। हर्रा का वानस्पतिक नाम टीमेनोलिया चबूला है। इसका वानस्पतिक नाम मधुका लोगिफालिया है। जो महुआ है ना, उसका वानस्पतिक नाम मधुका लोगिफालिया है। मध्य प्रदेश के बालाघाट, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद जिलों में पाया जाता है महुआ। इसका उपयोग कच्ची शराब व औषधि बनाने में किया जाता है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने महुआ से बनी शराब को हेरिटेज शराब का दर्जा दिया है। चलिए हम लोग आ गए हैं गोंद पर। वीडियो तो 15 मिनट से ज्यादा हो गया है, पर मैं इतना यहाँ तक पढ़ाऊंगी आज के वीडियो में। गोंद बमूल अचार कुसुम आदि से प्राप्त किया जाता है। हमको अचार एक पेड़ का नाम है, अचार वो खाने वाला नहीं, पेड़ होता है अचार। कुसुम से गोंद प्राप्त किया जाता है। छिंदवाड़ा, बालाघाट, झाबुआ, शिवपुरी जिले में पाया जाता है। दो प्रकार का गोंद होता है, एक अरेबिक गोंद, कुल्लू गोंद। इसको मत पढ़ो, क्योंकि देखो अरेबिक गोंद खाने योग्य मिठाई में उपयोग किया जाता है। ठीक है। अब बेकरी उद्योग में केक और पेस्ट्री बनाने में उपयोग, तो ये भी तो खा ही रहे हैं ना हम। तो पढ़ने की मेरे को ये समझ नहीं आई, ये बुक में लिखा हुआ है, तो ये बात मेरे को अभी तक समझ नहीं है कि भाई अरेबिक गोंद हम खाने में योग्य या फिर मिठाई में उपयोग किया जाता है। तो यही बेकरी में उपयोग किया जा रहा है, तो बात तो वही है ना, उसको भी तो खाएंगे ही, सरी कुल्लू गोंद को भी। भिलाना भील का उपयोग शाही या इंक बनाने में किया जाता है। चाय बनाने का कारखाना छिंदवाड़ा में है। रेशम मध्य प्रदेश में मलबरी मंडला में। देखो कितना इजी है, मलबरी मंडला। टसर बैतूल या टशन चलता है बैतूल वालों का। इरी शिवनी पाया जाता है, और इरी शिवनी के कारण ही शिवनी को मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है। ठीक है, चलिए। अंकुर योजना 22 मई 2021 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देने के लिए प्रारंभ की गई है। देखो अब क्या करना है। अब देखो इसमें ना ज्यादा ज्यादा चीजें रटने वाली है। जो परसेंट वाली चीजें हैं,
उनको सिनॉप्सिस में लिख लो। दूसरा, कारखाने वगैरह दे रखे हैं, जो कि बच्चा नया है उसको सिनॉप्सिस में लिखना ही पड़ेगा, 2-3 बार पढ़ेगा तब याद हो जाएगा उसको वो चीज़ें। इसके अलावा जो चीज़ उसको याद करनी है वो ये है कि किस-किस ने कितना डिवीज़न किया हुआ है, मतलब जो 3-3 नाम है वो भी कितनी बार पूछा जाता है कि कौन-सा नहीं है इन्वॉल्व। जैसे उष्णकटिबंधीय है, आर्द्र कटिबंधीय है और जो हमारा थॉर्ड फॉरेस्ट है वैसे। तो वो 3 दे दिए, फिर चौथा कुछ भी दे दिया, तो वो आपको आना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको लिखनी है और डेट्स स्पेशली लिख लेना, जैसे बांस ट्रीटमेंट प्लांट हो गया या फिर जो हमारा सरकारी कारखाना कहाँ है लाख बनाने का, तोमरिया में, ऐसी चीज़ें अपने सिनॉप्सिस में लिख लीजिएगा। इजी चैप्टर है, मतलब इसमें समझाने वाला कुछ भी नहीं है, पर ये है कि रटने वाली चीज़ें बहुत सारी हैं। चलिए, जो भी आपको कमी लगे आप मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।